जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम श्वसन का टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 10 का। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो आपको बताया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनर्जी बनती है। तो ऑक्सीजन जब कम रहता है तब एनर्जी बनती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी बनती है। ये सब कैसे बनती है और क्या होता है कि जैसे कि आप ज्यादा काम कर देते हैं तो आपको थकान क्यों लग जाती है, क्या हो जाता है। तो इन सब चीजों से यहाँ पर जो छोटा सा डायग्राम बनाया है इसके माध्यम से हम देख लेते हैं। आप जब कभी ज्यादा एनर्जी यूज कर लेते हैं, मतलब कि कभी ज्यादा काम कर लेते हैं, हाँ, कभी आपको 20 किलो उठाने की जगह 50 किलो उठाना पड़ जाता है, तो वहाँ पर थकान आपको क्यों लग जाती है, इस सब चीजों को आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन को हम O2 से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे अनुपस्थिति। तो क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, थोड़ी सी ऊर्जा बनती है, और 3 कार्बन होता है जिसमें से एक कार्बन टूटता है जिसमें से थोड़ी सी ऊर्जा बनती है, और 2 कार्बन वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो इसलिए जब ऑक्सीजन नहीं होता है फिर भी हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, लेकिन कैसे बनती है। इथेनॉल जो बनता है हमारे शरीर में वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर लिखा है इथेनॉल प्लस एनर्जी बनती है। एनर्जी, तो यहाँ पर 3 कार्बन होता है जो कि एक कार्बन तोड़कर एनर्जी बनाता है। यहाँ पर आप लेस लिख देंगे, यानी पूरा लेस का मतलब होता है कम एनर्जी बनी, थोड़ी एनर्जी बनी, और फिर यहाँ पर बनता है 2 कार्बन। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की कमी में कम मात्रा, कम मात्रा। तो O2 की कम मात्रा में क्या होता है, O2 की कम मात्रा में होता है, आप का ज्यादा काम कर देते हैं तो एनर्जी जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है, तो ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं आ पाता, और जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए आप अपने सरफेस एरिया को बढ़ाते भी हैं और जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी कम करते हैं, जिसकी वजह से आपको हाफना मतलब हाफने लगते हैं, इस तरीके से जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, जल्दी जल्दी छोड़ने लगते हैं। इस सरफेस एरिया को बढ़ाना भी होता है, कम भी करना होता है, ताकि सांस ज्यादा अंदर जाए। और अगर आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि खाना खाना जो टूटता है उसके जो मजदूर वगैरह जो टूटते हैं उनमें जो एनर्जी होती है, जो भी प्रोटीन वगैरह होता है, वो उनमें कैसे चला जाता है। क्या ब्लड के पास कोई अपना मतलब कि जैसे कि पंप वगैरह होता है, जैसे कि आपके यहाँ पानी खींचने का मशीन वगैरह, क्या ऐसा कुछ होता है ब्लड के पास? ऐसा नहीं होता है। ब्लड में जो चीजें कम मात्रा में होती हैं ब्लड उन चीजों को ले लेता है, और जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसे दे देता है। तो ऐसे जब ऑक्सीजन जाता है ना, उसके बाद ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन चला जाता है। फिर जहाँ ब्लड मतलब टूटा रहता है तो एनर्जी बनी रहती है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में जाता है तो वह फिर दे देता है श्वास नली को, फिर आप बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही होता है, आपके अंदर जो है ऑक्सीजन कम होता है तो आप ऑक्सीजन को लेते हैं, आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जिसके पास भी ज्यादा पैसा होगा वो किसी को देगा, जिसके पास कम होगा उसको वह देगा, बस ये सिंपल सा है लॉजिक। जिस तरीके से ब्लड अपने मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि आदान प्रदान करता है, मतलब हाँ आदान प्रदान करता है, लाता है ले जाता है जिन भी चीजों का। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो अभी लास्ट में इसको और अच्छे समझा देंगे। चलिए यहाँ पर देखो, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है सबसे पहले बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब होता है यह हमारी मांसपेशियों में पेन का कारण बनता है। यहाँ पर आप लिखेंगे पेन, यानी कि दर्द। तो ये दर्द देता है, लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों को दर्द देता है। आप जल्दी जल्दी काम करते हैं, हाफने लगते हैं, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है। और फिर यहाँ पर जो होता है, फिर यहाँ पर उसके बाद बनता है एनर्जी।
एनर्जी यहाँ पर भी लेस बनती है, मतलब कम बनती है। और फिर यहाँ पर 3 कार्बन होता है। यहाँ पर बहुत थोड़ी सी एनर्जी बनती है, तीनों का तीनों कार्बन वैसे ही रह जाता है, एक भी नहीं टूटता। बहुत थोड़ी एनर्जी बनती है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा एनर्जी बन जाता है उसके वजह से पेन वगैरह दर्द वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी बनती है और प्लस इलेक्ट्रिक बनता है जो कि हमारी मांसपेशियों को क्या करता है, दर्द पहुंचाता है। और यह मांसपेशियों में ही बनता है, तो जिसे आप यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं इन मसल। अब यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो यहाँ जो होता है, यहाँ सबसे अच्छा काम होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और प्लस यहाँ पर जल भी बनता है, वाटर, जो कि शायद पसीने के रूप में बाहर आ जाता है। फिर यहाँ पर एनर्जी बनती है। और यहाँ पर जो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में। इन माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस जल, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी, यहाँ पर लिख लीजिए ज्यादा, और यहाँ पर कम। तो आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम एनर्जी बनी क्योंकि दो तीनों कार्बन नहीं टूटे। यहाँ पर 2 ही कार्बन टूटा, एक कार्बन नहीं, मतलब कि यहाँ पर 2 कार्बन नहीं टूटा, 3 कार्बन ऐसे यहाँ पर कम एनर्जी बनी क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन में से 2 कार्बन नहीं टूटे, एक कार्बन टूटा। यहाँ पर तो तीनों कार्बन नहीं टूटा और भी कम एनर्जी बनी। लेकिन यहाँ पर ज्यादा एनर्जी बनी क्योंकि यहाँ पर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, पूरा कार्बन टूट गया, तीनों के तीनों कार्बन टूट गया और यह अब सांस के द्वारा बाहर चले आएंगे। तो इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस शब्द से यानी कि ऊर्जा घर भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो पहले मैं आपको बता रहा था कि ब्लड कैसे लेता है, किसी चीज को कैसे छोड़ता है, तो उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर जगह तो नहीं है, आप ऐसे ही समझिए कि जैसे ब्लड में पहले जब ब्लड आता है, कहाँ हृदय आता है, हर एक जगह से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, उसके पास एक ऑक्सीजन कम रहती है। तो ऑक्सीजन जब हृदय में जाता रहता है तो वो ब्लड में चला जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है तो वह फिर से कहाँ चला आता है, हृदय में। हृदय से ऑक्सीजन ज्यादा रहती है तो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वह हृदय में चला जाता है। इसी तरीके से ब्लड काम करता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद ये एनर्जी जो बनती है यह एटीपी के रूप में
मतलब कि एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एटीपी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एटीपी को। एटीपी क्या होता है, एटीपी कैसे काम करता है, तो इस सब चीजों को हम देखते हैं। और एटीपी की अभी मैं स्टैंडर्ड परिभाषा जो हो सकती है उसको दिखा दूंगा, लेकिन पहले एटीपी को आप वैसे नॉर्मली समझिए। क्या होता है, एटीपी जो है ना वह ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है, उसके बाद जब भी जरूरत पड़ती है वो अपने से एक फास्फोरस कम करता है, क्योंकि इसका नाम ही है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एक फास्फेट पर कम करता है और बन जाता है एडीपी, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और जैसे एडीपी बनता है या ऊर्जा को रिलीज करता है, तो ऊर्जा कितनी रिलीज करता है, 30.5 केजी पर मोल। 30.5 केजी पर मोल यानी कि 30.5 केजी पर मोल। आइए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। और इतनी ऊर्जा जब रिलीज करता है ना, तब आपको आप ऊर्जावान हो जाते हैं किसी काम करने के लिए, ठीक है, एनर्जेटिक हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे दिमाग में जब डोपामिन रिलीज होता है, जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप फुटबॉल खेलने के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप कोई भी मतलब कि कोई भी काम करने के लिए। अभी जब आपको बोला जाए ना कि आज ये वेब सीरीज या मूवी देखना है, इस टीवी को उठा के लाओ वहां पे रख दो, तो आप कर देंगे, वो चीज उठा के रख देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ है। आप उसको देखेंगे, आपके अंदर एनर्जी भी रिलीज हो गई है, वो एटीपी तुरंत एनर्जी रिलीज करता है। जब भी डोपामिन रिलीज होता है तो एनर्जी भी वह तुरंत रिलीज करता है और कर देता है। जैसे आप मजाक मजाक में कहते हैं कि चलो देखते हैं कौन सबसे आगे निकलता है, आप दौड़ते हैं, तुरंत एटीपी जो है वो एनर्जी देता है और आप दौड़ते हैं। तो इस ये सब चीजें हैं जो कि एटीपी को एक अच्छा मतलब कि क्या, आप जो भी सोच लीजिए वह अच्छा ही है आपके लिए, ठीक है, एटीपी आपके लिए अच्छा ही है। तो अभी जैसे आपने ये सब चीजें किया, लेकिन आपको कोई बोरिंग बोरिंग काम दे दिया जाए, अभी आप मोबाइल चला रहे हैं, आपको मिल रहा है डोपामिन मिल रहा है, लेकिन कोई बोलेगा एक गिलास पानी लाने के लिए, आप नहीं चाहेंगे। आपका बिना डोपामिन का रिलीज हुए एनर्जी भी जल्दी से रिलीज नहीं होता, और होता भी है तो आपका मन नहीं करता है करने के लिए। फिलहाल वो सब अलग बातें हैं, और एटीपी जो है वह अलग बात है, ठीक है। लेकिन एटीपी कैसे इंस्टेंटली मतलब तुरंत कैसे काम करता है, इसको आप देख लीजिए। तो आइए पहले उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा में हम लिखेंगे एटीपी, राइट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, इसे हम लिखते हैं तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे दोस्तों, आप भी हमारे साथ लिखते चलिएगा। जब कोशिकीय स्वतंत्र होता है, क्या लिखेंगे, जब कोशिकीय स्वतंत्र होता है, तो जब हमारे शरीर में एटीपी के रूप में हो जाती है, जब शरीर को एटीपी ऊर्जा को संग्रहित करता है, जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है,
तो यह एडीपी प्लस फास्फेट बनकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था, तो यहाँ हम समीकरण के द्वारा भी देख सकते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप समीकरण के रूप में देख लीजिए क्या, एटीपी जो कि बनता है एडीपी प्लस टी, यह है डाई फास्फेट, यह सेम होता है एडेनोसिन। यहाँ जो ट्राई है ना, यहाँ डाई हो जाता है, डी डाई फास्फेट, और यह फास्फेट एक बन जाता है। प्लस क्या होता है जानते हैं, यह बनाता है एनर्जी। क्या होता है, यह बनाता है एनर्जी। प्लस कितनी एनर्जी बनाता है, 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि ऊर्जा की मात्रा। यहाँ पर आप लिख लीजिए एटीपी एनर्जी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि ऊर्जा की मात्रा। ऊर्जा की, तो ये चीजें आप लिख लीजिए। और एटीपी यहाँ पर खत्म है, एटीपी का इतना ही काम होता है, यही है एटीपी। इसके बाद से आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, आपको पेपर में ये पूछ सकता है, ये कितनी एनर्जी बाहर निकालता है एटीपी। तो कितनी एनर्जी बाहर निकालता है एटीपी, 30.5 किलो जूल पर मोल, कितनी एनर्जी बाहर निकालता है एटीपी। ये आपको पेपर में पूछ सकता है। और इतना है यह एटीपी। आज का यह सेशन खत्म, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।